हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने परिवार आर्ट एंड क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। ठीक है, तो चलिए, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ख़ास होने वाला है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको दी जाएगी। तो आज की वीडियो में हम लेके आए हैं वही नेक्स्ट जो भी हमारा चल रहा था, वही नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज भी आज देखेंगे और दूसरा तरीका भी देखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या तरीके हैं, कैसे हैं, आइए हमारे साथ चलते हैं अच्छी तरह से, एक एक सवालों का अच्छी तरह से जिक्र करते हुए। ठीक है, तो आप सब सुन रहे होंगे, तो वीडियो को पूरा पूरा देखें। और कैसे कि आपका हाई स्कूल वालों के लिए बात कर दूं तो उसका रिजल्ट, हाई स्कूल वालों का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। यह नहीं कह सकते, सुनने में आ रहा है 30 तारीख तक आज ही रिजल्ट जारी कर दे। तो क्या है, तो देखिए। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। क्या है, तो कुछ डेरिवेटिव टाइप के क्वेश्चन हैं। सबसे पहले उनकी चर्चा कर लिया जाए। देखिए, कुछ डेरिवेटिव टाइप का क्वेश्चन है, उनकी चर्चा हम कर लेते हैं कि कैसे आगे क्वेश्चन का सलूशन हम पा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन मैं ऐसे पढ़ देता हूँ। 3.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, 3.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पॉइंट। ठीक है, मैं लिख दिया हूँ 3.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पॉइंट। देखिए, इसमें कहा क्या है, कहा है निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण में युग्म बनाइए और उसके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। चलो भैया, उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। सीधा सा बात है, विलोपन विधि हमें लगाना पड़ेगा। तो आप सब जानते हैं अच्छी तरीके से कि हमने विलोपन विधि एक बार पढ़ा है और पढ़ भी चुके हैं विलोपन विधि। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने विलोपन विधि सीखा और पढ़ा सब कुछ। ठीक है, तो हम लोग जानते भी हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, हमारी प्रीवियस वीडियो देखिएगा, पिछली वाली जो पीछे वाली वीडियो हम बताए थे, पढ़ाए थे, आप उस पीछे वाली वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक सब आपको समझ में आ जाएगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है, यदि हम अपने अंश के में एक जोड़ दें और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। कह रहा है कि कोई भिन्न है, ठीक है, किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, मतलब कि भिन्न का मान एक हो जाता है। ठीक है, आगे क्या है भाई, आगे यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो वो भिन्न क्या थी, यही चीज बताना है। चलिए, बहुत सिंपल सवाल है, आप समझिए, पहले लिख लीजिए। देखिए भाई, अब शॉर्टकट तरीका इसमें चल नहीं सकता, क्योंकि भाई बोर्ड में लिखना है ना, कंपटीशन थोड़ी नहीं निकालना है इससे। ठीक है, माना भिन्न x/y। ठीक है भाई, भिन्न क्या है, x/y। सीधी सी बात है, कह रहा है भिन्न में एक जोड़ दो, अंश ये होता है। ठीक है भाई, और नीचे वाला हर, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, ये बोलते हैं। आगे देखिए, किसी भिन्न के फैक्ट, मतलब कि ये इसमें एक जोड़ दिया जाए और हर में घटा दिया जाए तो भिन्न कितना हो जाती है भाई, तो भिन्न कितना हो जाती है, एक में बदल जाती है। ठीक है, यह बोला गया। अरे यार, इसमें कुछ करना कुछ नहीं भाई, इसको इधर ले आ लो, इसका इधर ले आ लो, मतलब तिरछा तिरछा इसका गुणा करा दिए जल्दी से फटाफट। x + 1 = y - 1, ये हो गया। चलिए, इसका हो गया x, y को इधर बुला लो भाई साहब, 1 को उधर भेज दो। जब 1 उधर जाएगा तो प्लस का, हाँ, बराबर की इधर उधर जाने पर चिन्हों के साथ जो भी नंबर होते हैं, चिन्हों का अल्टरनेट परिवर्तन होता है। समझ में आई बात, अल्टरनेट चिन्ह चेंज होती रहती हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, आगे देखो, माइनस उधर जाएगा तो एक उधर जाएगा तो माइनस के एक पहले से है, फिर 1 - 1 दोनों जुड़ जाएंगे, -2 हो जाएगा। ठीक है, -2 समीकरण 1 बना के छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आगे देखें, कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। तो भैया फिर से भिन्न मान लो, ये भाई है, हर में एक जोड़ दें तो भिन्न किसमें बदल जाती है, 1/2। तिरछा तिरछा गुणा करा लो भाई, 2 इसमें गुणा कराएंगे 2x, इधर ले जाओ y + 1 तो 2x, y इधर बुला लो बराबर 1। समीकरण 2 भैया,
कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। यहाँ से x बराबर, सॉरी इसमें विलोपन विधि से कहा है तो हम विलोपन विधि बताएंगे, ठीक है। विलोपन विधि कहा है तो विलोपन विधि बताएंगे। देखो समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिख दो घटाने पर, यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे, चलो चाहे जो बना लो, 2 - 1, ओके। 2 में से 1 घटा दो समीकरण। देखिए 2 में से 1 घटा रहे हैं तो भैया देख लो इधर कायदे से, 1x - y बराबर 2 -2, सॉरी यहाँ से देखिए हम घटा रहे हैं ना, घटाने पर चिन्ह परिवर्तन होता है, बात समझ रहिए। अगर घटाते हैं तो घटाने पर चिन्ह परिवर्तन होता है। पहली बात तो समीकरण में x और y के मान को बराबर करते हैं, विलोपन विधि में सबसे पहली बात। लेकिन इसमें x y का मान बराबर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉरी y का मान दोनों बराबर है। पहले से इनका गुणांक बराबर होता है तो गुणांकों को हमें बराबर करना पड़ता है, तो पहले से इनकी कोफिशिएंट जो है बराबर है, ठीक है। चलिए बराबर है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस लगाइए, यहाँ पे माइनस लगाइए, यहाँ पे माइनस है तो प्लस लगाइए, ठीक है। तो यहाँ पे x y प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 2 में से 1 से गया, 1 चला गया तो भैया 1 बचा, फिर यहाँ पे +2 है और ये 3 बचा, ठीक है भाई। को यहीं पे लिख दिए, को समीकरण किसी भी समीकरण में रख दो यार, 1 में रखने पर मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। समीकरण 1 क्या है भाई, x - y बराबर -2, x का मान निकाल लिया यार, -2, y को उधर भेज दो, 2 को इधर बुला लो भाई साहब। जब 2 इधर आएंगे तो प्लस का माइनस है, माइनस का +2 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस का y, ठीक है। तो 5y बराबर 5, तो भैया ये x का मान रहा, ये y का मान रहा, समझ में आया। ये x का मान रहा, ये y का मान रहा। तो ऐसे हम हल करते हैं विलोपन विधि से। चलिए समय न वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं समय न वेस्ट करते हुए। अगला क्वेश्चन क्या है बता रहे हैं बहुत जल्दी। अगला देखिए भाई, अगला भाई क्या कहा है, 5 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनी की 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। तो भैया इसमें मान लेते हैं, पहले क्या मानेंगे, नूरी की, इसको मैंने माना है, अच्छा लेट, नूरी की आयु x वर्ष और जो सोनू हैं उनकी आयु भैया y वर्ष। इसको आप समझ जाइएगा, x वर्ष y वर्ष, ठीक है, मान लिया। अब देखो क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें बात, अगर हम एज का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो पूर्व और पश्चात, इस बात का ध्यान रखिए, पूर्व मतलब माइनस, पश्चात का मतलब प्लस, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान में रखेंगे, नहीं आपका गलत नहीं होगा कभी भी। तो यहाँ पे दिक्कत क्या नहीं आ रही, मतलब 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु को 3 गुनी है। नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी है, तो 5 वर्ष पूर्व का है भैया, तो 5 साल पहले लिख लो, दोनों को बराबर की इस पार उस पार लिख लिया मैंने। अब घटा दो आराम से, 5 इसमें घटाएंगे, 5 इसमें घटाएंगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। 5 वर्ष पूर्व 5 साल घटा दो, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो सोनी की आयु दुगुनी, सोनू की आयु की दुगुनी है। तो एक बात जान ली, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते कि भैया दुगुनी है किसका दुगुना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, जहां पे का लगा रहेगा की दुगुनी है, किसकी दुगुनी है, की दुगुनी है, तो की दुगुनी जहां पे लगा रहेगा वहीं पास सोनू की दुगुनी है। तो भैया सोनू साहब 2 गुना चाहता है, ठीक है, इसका मतलब भाई बड़ा होगा, ठीक है। तो 2i माइनस 2 पंचे 10 भाई, x माइनस 2i इधर बुला लो, -5 उधर भेजोगे तो -5 में 10 गया कि -5 हो जाएगा, ठीक है भाई। -5 जब उधर भेजोगे तो
5 में से ये गए, इतना हो जाएगा। फिर उसके आगे देखिए, हो गया। अब इसको समीकरण 1 बना के मैं छोड़ देता हूँ। समीकरण 1 बना के छोड़ दिया। आगे देखते हैं भाई क्या बोला है। आगे बोला नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है। नूरी की आयु सोनू की, यार कर दो एक भाई, सही बोला, यहाँ 3 गुनी है। सॉरी, रुक जाओ भैया, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। उसमें बोला है 3 गुनी, हमने 2 गुनी कर दिया था, पहले वाला दूसरा, दूसरा वाला पहले। ठीक है, इसको हल कर लीजिए। 3y माइनस 15 x, 3y इधर बुला लो भैया, 5 उधर जाएगा तो 5 में से 15 गया, माइनस का 10 आएगा। ठीक है, 5 में से 15 गया, माइनस का 10। ये समीकरण 1 बन गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 5 साल 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष बाद सोनू की आयु दुगनी है, तो 10 साल बाद। तो भैया दूसरा कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन है, 10 साल बाद। क्या है 10 साल बाद भैया? 10 साल बाद ये दुगना हो जाता है, तो x प्लस 10 2y प्लस 20, तो x माइनस 2y बराबर 10 उधर जा घट जाएगा, 10 बचेगा। समीकरण 2 हो गया। ठीक है भाई, x बराबर, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कोई दिक्कत है ही नहीं है। लिख दो, क्या लिखोगे कि समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 माइनस 2 मतलब 1 में से 2 घटा दो भैया। देखो ये क्या है, ये 2 है, चलो घटाते हैं। x में से 1 जाएगा 0, ठीक है, x में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो, अगर यह माइनस है, यहाँ प्लस लग जाएगा, तो 2 में से 3 गया, माइनस का y बराबर, फिर यहाँ पे माइनस लग जाएगा, फिर माइनस और माइनस 10 10 माइनस 20, भैया कट गए ये 20 साल, ये 20 साल है। कौन है ये 20 साल? सोनू साहब है 20 साल। ठीक है, आगे देख लो भैया, अब यही 20 साल, इसका मान इस समीकरण में रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, किसी में रख दो भैया। x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2y का मान 20 बराबर 10, 20 दूना 40, 20 दूना 40 बराबर 10, x बराबर 40 उधर जाएगा, जुड़ जाएगा 50, x बराबर 50। तो किसी भी समीकरण में रख के संतुष्ट करा लेते हैं भाई, संतुष्ट होता है कि नहीं। x बराबर 50, अब 20 3 60, 50 में 60 गया, माइनस 10 आ रहा है। बहुत गर्मी लग रही है यार। चलो भाई नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत आसान सा है यार, कायदे से देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। भाई आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है भाई। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, 2 अंकों की संख्या, अंकों का योग 9 है। ठीक है, 2 अंकों कोई संख्या होती है। देखिए भाई संख्या, देखिए संख्या हम x y भी मान सकते हैं और 10x प्लस y भी मान सकते हैं। ठीक है भाई, आपके जो भी मन में हो वो मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसमें मान लीजिए, देखिए ये इकाई दहाई, दहाई का मतलब 10 होता है, इकाई दहाई, बात चाहे जो भी हो। अब यहाँ बोला है 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, तो भैया मान लेते हैं 2 अंकों की संख्या, एक संख्या y है, दूसरा y, दोनों का योग कितना है? 9 है। समीकरण 1 बना के छोड़ दो। ठीक है भाई, यहाँ पे x बराबर लिख दो 9 माइनस y, इसको बना लो समीकरण। ठीक है, इतनी बात हो गई। कह रहा इस संख्या को 9 गुना संख्या के अंकों का योग पलटने पर बनी संख्या का दुगुना है। संख्या का अंक पलट देते हैं, उसकी संख्या का दुगुना है भाई। देखिए 9 गुना, सबसे पहले संख्या लिख लेते हैं भाई, 10x प्लस y, इसका 9 गुना बराबर संख्या का पलट दीजिए, अंकों का योग जो है पलट दीजिए, 10y प्लस x बराबर क्या हो जाएगा? इसका दोगुना है। क्या हो? दुगुना है। जब संख्या के अंकों को हम पलट देते हैं तो इसका क्या हो जाता है? दुगुना। दुगुना मतलब ये लो। ठीक है ना,
समझ में आया नहीं आया? फिर समझा देते हैं। देखो संख्या क्या है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई कह रहा है इसका 9 गुना, इसका 9 गुना कर दिया, 9 से गुना करा दो और बराबर संख्या के अंकों को पलट देने पर वो 2 गुने के बराबर हो जाती है। सीधा कहने का मतलब ये, ठीक है। आगे देखो 9 दहम 90x प्लस 9y बराबर 2 दूना 20 प्लस 2x, ठीक है भाई। चलो आगे चलो, देखो इधर 2x आएगा तो 90 में से 2 गया कितना हो जाएगा 88x, ठीक है। फिर इधर इसको बुला लीजिए, किसको बुला लें 20x। जब 20y इधर आएगा तो 9 में से 20y घट जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 11y बराबर 0। इसको हल कर लेते हैं, हल करके क्या लाएंगे भाई। अच्छा देखें तो हम यहां से माइनस माइनस कॉमन हो सकता है यार, लिख दो 28x 88x बराबर 11y, 11 अट्ठे 88, 11 अट्ठे 88 मतलब 8x बराबर y, ठीक है। तो y बराबर 8x। अब देखिए y बराबर 8x है तो समीकरण 1 में रख दीजिए। कहाँ रखेंगे, ये इस वाले में रखेंगे। तो जहां y है क्या रखेंगे भैया, y है तो y बराबर 8x, 8x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 9x बराबर 9, 9 से 9 कैंसिल, ठीक है। अब इसका मान समीकरण इसमें रख दीजिए, रख दो भाई। 8 की जगह 1 रखेंगे तो y बराबर 8 हो जाएगा, y बराबर 8 हो गया, ठीक है भाई। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। x बराबर 1 आया और y बराबर 8, तो संख्या के योग देखिए 8 1 9, बात हो गई। सही बात है कि नहीं, 8 1 9 बात हो गई। संख्या का योग 9 था तो 8 1 9 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। चलो भाई क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ, आप ध्यान सुनिएगा, केवल क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। अगर आपके पास किताब नहीं तो क्वेश्चन ध्यान सुन के लिख भी सकते हैं, ठीक है। बोलते हैं, कह रहा मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना कोई लड़की है, 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खाचाजी से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा, ठीक है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए वहां से। कह रहे ज्ञात कीजिए उसने 25 और 100 के नोट कितने प्राप्त किए, ठीक है। तो यहाँ पे भैया मान लेते हैं, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या x, ठीक है, और 100 रुपए के नोटों की संख्या y रुपए, ठीक है। ये x रुपए, ये y रुपया, कोई दिक्कत, इतनी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भैया आगे चलते हैं। कह रहा है 100 रुपए और 50 रुपए के नोटों की संख्या, भाई 100 रुपए और 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है। 2000 रुपया निकालना था, रुपया, ये रुपया का कुल मूल्य हो गया। 50 रुपए के नोट x से नोट हैं, 100 रुपए के y नोट हैं, तो कितना 2000 रुपए। कहा क्या था, मेरे पास कुल दोनों को निकालने के बाद 25 नोट प्राप्त हुआ उसे खाचाजी से, ठीक है। तो 25 नोट प्राप्त हुआ था, मतलब x प्लस वाई बराबर 25। समीकरण ये हो गया भाई। अगर आप चाहो तो ये 50 कॉमन ले सकते हो, 50 कॉमन लोगे तो खटाक से बन जाएगा ये x बराबर 2y बराबर 50 से काट दो, 50 अट्ठे 2, 50 चौको 100, 50 चौको 200 होता है, सॉरी 40 आ जाएगा, ठीक है भाई। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो भैया ये समीकरण 2 बन गया, ये समीकरण 1 बन गया, कोई दिक्कत किसी को घटा दो भैया। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, सॉरी यहाँ माइनस यहाँ माइनस, देखो x कैंसिल, 2y में से 1y गया y, हाँ 40 में 25 गया 15, 40 में 25 गया 15, ठीक है 15। अब 15 का मान किसी भी समीकरण भर दो यार, किसी भी समीकरण भर दो। चलो हम भर देते हैं यही 2 समीकरण में, सारणीकरण 2 में।
समीकरण 2 में दुई का है भैया x प्लस वाई बराबर, अरे यार x प्लस वाई बराबर 25, ठीक है। तो वही x बराबर y का मान 15 बराबर 25 और x बराबर 15 15 गया, 25 में 15 गया, 25 में से 15 घटा दो, 15 उधर जाए घट जाएगा, तो 25 में 15 गया, हासिल 10 है, सॉरी आंसर 10 है, ठीक है। तो x बराबर 10 y बराबर 15। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगला देख लेते हैं। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए भाई साहब, एक एक सवाल अच्छे से बताएंगे और नहीं प्रॉब्लम आएगी तो बता दीजिएगा, ठीक है। एक एक सवाल अच्छे से बताएंगे। अगला देखते हैं भाई, अगले अभ्यास में भी चलना है आज ही। हाँ भाई एक सवाल और बचा इसमें का, चलो देख लेते हैं। कह रहा है किराए पर पुस्तकें देने वाली पुस्तकालय में प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है, मतलब माना नियत किराया बराबर x और पर डे और प्रतिदिन किराया कितना है भाई, y रुपया। नियत किराया x है और प्रतिदिन किराया y रुपया है, ठीक है। चलिए कह रहा है यहाँ पे कहा है एक पुस्तकालय है, ठीक है। पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों किराया नियत है, मतलब कि उसका 3 दिन किराया आपको देना ही देना है। उसके अतिरिक्त आप जितने दिन बुक रखेंगे उसका किराया अलग से देना पड़ेगा। समझ में आई बात, समझ में आया। 3 दिन कट के आपको जितना भी माइनस होगा उसी किराया आपको देना पड़ेगा, ठीक है भाई। जैसे आपने 5 दिन के लिए दिया कि 5 दिन की पुस्तक रखेंगे तो 3 दिन कट के आपको 2 दिन का किराया मतलब पूरा पूरा भरना पड़ेगा पूरा, ठीक है। चलिए उसके बाद व्यक्ति का दिन अलग अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दिया उसको। सरिता ने 7 दिन पुस्तक रखने के लिए उसको कितना दिया, 27 रुपया दिया। तो भैया उसको 27 रुपया दिया था 7 दिन के लिए, और नियत किराया कितना दिन है भैया, 3 दिन बोल रहा है, 3 दिन नियत किराया है। तो 7 दिन के लिए उसको पुस्तक रखने के लिए दिया और 7 दिन में ये 3 दिन तो कट गया क्योंकि ये नियत था। और आपका लगना कितने का, जो 27 रुपया अदा किया मतलब वो 4 दिन का किराया है, ठीक है। तो इसका मतलब यह हो जाएगा यहाँ पे 4 डे बराबर, तो यहाँ पे 27 रुपया उसने अदा किया, मतलब 27 रुपया उसने दिया। आगे क्या बोलता है भाई, आगे ये बोलता है कि जब सुमी ने उसी पुस्तक एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया दिए, 21 रुपया दिए, ठीक है। सुमी ने उसी पुस्तक को 5 दिन तक अदा करने के लिए कितना दिए, 21 रुपया दिया। तो देखो भैया 3 दिन नियत किराया हो जाता है, 3 दिन तो देना पड़ेगा, लेकिन 5 दिन वो रखती है, इसका मतलब आपको 2 दिन का पैसा देना पड़ रहा है। समझ में आई बात। तो 3 दिन किसमें कट जाता है, इसका मतलब आपको 2 दिन का पैसा देना पड़ रहा है। तो भैया यहाँ पे x प्लस दूसरा समीकरण बनेगा, ये पहला हो गया, दूसरा बनेगा 2y बराबर 21 रुपया, ठीक है। दोनों घटा दो यार, कुछ करना तो है नहीं है, कट गया, 4 में 2 गया 2y, 27 में से 21 गया भैया 6 आएगा, तो 3 दूनी 6, y बराबर 3, y बराबर 3 किसी भी समीकरण भरो जल्दी से, समीकरण 2 भर दो भैया। समीकरण 2 क्या है, x प्लस 2y बराबर 21, तो y बराबर यहाँ भरो जल्दी से 3, y की जगह 3 रख दो, बस बात खत्म। तो यहाँ x बराबर 21, 3 दूनी 6 में घटा दो भैया, 21 में 6 गया 15, ठीक है। x बराबर 15, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, x बराबर 15। किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, y बराबर 3, x बराबर 15। तो भैया क्या क्या है कि जो नियत किराया है वो क्या है 15, और प्रतिदिन किराया कितना लग रहा है 3 रुपया, 3 रुपया, ठीक है। प्रतिदिन 3 रुपया, और नियत किराया कितना है कि भैया चाहे तुम 1 किलोमीटर चलो चाहे 2 किलोमीटर चलो, ठीक है। नियत किराया 15 है, 15 रुपया तो लगभग करेगा, 3 रुपया एक्स्ट्रा जोड़ेगा पर किलोमीटर जितना चलेगा, ठीक है। चलिए भाई ये चैप्टर समाप्त हो गया। आज थोड़ा सा हम सीख लेते हैं, क्या सीखेंगे भाई, वज्र गुणनखंड विधि। आज इसमें यार कंप्लीट कर डालते हैं सब। आज हम लोग सीखेंगे वज्र गुणन खंड विधि।
आज हम लोग सीखेंगे बीजगुणनखंड विधि। आज इसको सीखेंगे और सीख के कुछ सवाल भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो हम लोग सवाल भी करके साथ साथ चलेंगे। तो हमारे साथ चलिए और अच्छे से समझते जाइए। एक एक सवाल नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, ठीक है। तो बीजगुणनखंड विधि भैया, चलो देख लिया जाए क्या होता है बीजगुणनखंड विधि। सबसे पहले इसमें ये देखना है कि x1 सॉरी y1, ठीक है। तो ये हो जाता है। फिर BC AB BC के बाद AB, तो फिर यहाँ B2 C2 A2 B2 1 1 1 1 1, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आगे देखो, बहुत रास्ता आसान है यार, इसका कुछ भी नहीं है भाई साहब। देखिए मैं इसका याद करने की इतनी बेहतरीन से ट्रिक बताऊंगा, कैसे आप याद करेंगे कि आप भूल नहीं पाएंगे। उस तरह की ट्रिक आपने कभी ना देखा होगा ना सुना होगा। समझ में आई बात। इसको याद करने की, सवाल को याद करने का मतलब इस सूत्र को याद करने के बेहतरीन से ट्रिक बताऊंगा यार, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए भाई, पहले ये तीर यहाँ पे गई है, इसको गुणा करा दीजिए। पहले क्या आता है B1 C2, ठीक है। फिर यहाँ पे ये किसके अंतर्गत है भैया, ये x के, तो x के नीचे है तो इसको लिखो x बटा B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y बटा A2 C1 माइनस A1 C2, 1 बटा A1 B1 A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। तो यही होगा B1 C2 और A2 C1, ठीक है भाई। चलिए ये हो जाता है हमारा बीजगुणनखंड विधि। तो ये फार्मूला होता है बीजगुणनखंड विधि। तो भैया बीजगुणनखंड विधि बचे रहो, ये देखो फार्मूला हो गया बीजगुणनखंड विधि। याद कैसे करेंगे, बेहतरीन से ट्रिक देखो भैया। देखो इसको मान लो आप, चलिए मैं इस बता दें, इसको आप दिमाग में रख लीजिए। ये A है x, और ये क्या है B है, और ये क्या है C है। ऐसे आप दिमाग में मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ये A है, मतलब इसके अंश में अगर A है तो नीचे हर में नहीं होगा, नीचे हर में A कहीं नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे BC है और BC है, इसमें A कहीं नजर आया नहीं आया, क्योंकि ऊपर A था, और यहाँ पे B है, इसका मतलब इसमें B नहीं होगा। देखिए AC B कहीं नजर आया, कहीं नहीं आया। एकदम से बेहतरीन तरीके समझ में आई बात, तो कहीं नहीं नजर आया। अच्छा, फिर इसके बाद ये C है, तो C नीचे कहीं नजर आया भैया, कहीं नजर आया आपको C, तो इसमें AB कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यार कोई दिक्कत, प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब मैं आपको बेहतरीन से ट्रिक बताता हूं कि आपको याद कैसे करना है। आपको याद कैसे करना है, याद कैसे करना है ये मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए दोस्त, अच्छे से देखिएगा, एकदम अच्छे से। कैसे, ऊपर xy1 होता है, ऊपर सब जानते हैं xy1 होता है, ठीक है। ऊपर xy1 होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऊपर xy1 होता है तो ऊपर xy रखा रहेंगे। फिर आपको करना क्या है भाई साहब, पहले में याद करना है BC CA AB, ठीक है। BC CA AB BC CA AB ऐसे याद कर लेंगे, समझ में आए। BC CA AB, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। BC CA AB, तो BC CA AB BC CA AB, ठीक है।
फिर यहाँ पे देखो, अब देखो, अब सर जी कहेंगे कि जिसमें 1 2 है ये क्या मैटर है, तो मैटर देखो अच्छी तरह से। ये 12 है, 12 21 12 21 12 21, याद हो गया? 12 21 12 21 12 21 12, एकदम सिंपल तरीका है कि नहीं? 12 21 12 21 12 21, सिंपल तरीका। फिर आप लिख डालेंगे BC BC, CA CA, AB AB, लिख लिया, लिख लो 12 21 12 21 12 21 12 21, देखो बनता चला गया सूत्र है। यार बहुत सिंपल फार्मूला है, आप क्या नहीं याद कर सकते हो? ठीक है भाई, तो देख लेना अच्छी तरह से। ये है बीजगुणनखंड विधि भाई। अब इसी पे हम लोग सवाल हल करना चालू करेंगे फटाफट। चलो भाई, एक का सवाल लगाएंगे तब मजा देगा। ठीक है, चलो इसको लिखा रहने देंगे भाई साहब, अभी इसका काम पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो देखो, अगला कह रहा है 3.5, अगला जो चैप्टर है 3.5 का, तो 3.5 का जो चैप्टर है, पहला सवाल कहता है निम्न रेखीय युग्मों को एक का किसका एक अद्वितीय हल है, तो किसका कोई हल नहीं है यदि यह किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। यदि अद्वितीय हल के कंडीशन में क्या कहता है कि बीजगुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। अगर कहता है कि यदि अद्वितीय हल निकल आया तो उसे बीजगुणनखंड विधि से ज्ञात करो, अन्यथा उसे नहीं छूना है। समझ में आई बात? चलो पहले अद्वितीय हल कंडीशन तो लिख लो यार। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई कि अद्वितीय हल क्या है भाई साहब आखिर। तो सबसे पहले मैंने दोस्तों इसकी चर्चा किया था, अगर जो लोग नहीं जानते हैं तो मैं इसको बहुत विस्तार से बताया हूँ कि कोई हल नहीं है, परिमित रूप से अनेक हल है, कि अद्वितीय हल, शांत अशांत सब ठीक है, वो सॉरी समांतर और संपाती, ये सारी चीज़ों की चर्चा मैंने की है पिछले वीडियो में। आप जाके देख लीजिएगा एक बार, तो आपके समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। तो आप नहीं पूछेंगे कि भैया ये कहाँ से आ जाता है, सब कुछ बेसिक से जानेंगे तभी आप मानेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अद्वितीय हल का सबसे पहले कंडीशन देख लेते हैं। अद्वितीय हल का क्या कंडीशन है भाई साहब, देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम पहला सवाल उठाते हैं, इसी के जरिए से हमारा सवाल भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा, हाँ, सवाल भी हो जाएगा और काम भी हो जाएगा हमारा। A1 B1 बराबर, अरे सॉरी यार, A1 A2 बराबर B1 B2 नॉट इक्वल, यही है कंडीशन अद्वितीय हल का। ये कंडीशन है कि बराबर नहीं हो चाहिए A1 A2। तो सवाल लिख लेते हैं, x माइनस 3y बराबर 0। ठीक है भाई, 3x माइनस 9y बराबर 2y, ये सवाल है। कैसे हल करेंगे, हल करने का तरीका देखिए बस, खटाखट 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 हल करने का तरीका देखिए बस। देखिए इसमें 3 दिन कामन लेंगे, 3 दिन जब कामन लेंगे ना भैया, तो इसमें देखिए तुलना करा दो, A1x प्लस B1y प्लस C बराबर 0। ठीक है भाई, यहाँ पे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। तो भैया यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ A1 बराबर भैया क्या मिलेगा, A और B1 बराबर -3 और C बराबर 0 मिलेगा। A2 बराबर 3, तो घर के चेक कर लेते हैं ना, 1/3 बराबर -3 बटे -9 कट गया, 1/3 1/3 भैया बराबर है ये दोनों तो यार, दोनों तो बराबर है। लेकिन अद्वितीय हल कंडीशन तो ये होता है, तो अद्वितीय हल कंडीशन ये होता है कि नॉट इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये दोनों तो बराबर है यार। और जब बराबर है तो इसका मतलब ये अद्वितीय हल नहीं है, तो इसको हल ही नहीं करना है। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। जैसे समीकरण लिखो तैसे पहचानना चालू कि भैया कौन है अद्वितीय हल, और जो होगा वही को हम हल करेंगे, बाकी किसी को नहीं हल करेंगे। 3x + 5 बराबर 2x + y 5, y बराबर 5। दूसरा समीकरण 3x + 2y बराबर 8। कैसे भैया, देखो 2/3, सीधा सीधा लिखो बस, 1/2। भैया ये तो बराबर नहीं है, तो नहीं है तो इसको हल करना पड़ेगा। अब मजा आएगा, देखो फिर तुलना कराओ, A1x प्लस B1y बराबर C1।
a1 x प्लस a2 x प्लस b2y बराबर c2। तो भैया इसको देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका देखो कैसे करेंगे हम लोग। इसमें देखो हम बता दे रहे हैं। तो a1 बराबर 2 है, तो भैया ए में रख दो। चलो रखा जाए बीजगुणनखंड विधि में। तो भैया x, ठीक बा, x और x यहाँ b1 c2 है, तो b1 कितना है भैया 1 और c2 कितना है 8 माइनस b2 कितना है 2 और c1 कितना है भाई 5। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात यहाँ नहीं है। हाँ, यहाँ पे प्लस c2 होता है बराबर 0, तो यहाँ पे ये माइनस 8 हो जाएगा। c1 बराबर 5 जो रखे हैं, सॉरी ये माइनस 8 होगा। अच्छा, माइनस 8 माइनस 5 बराबर y बटा c1 माइनस 5, a2 कितना है भाई 3 माइनस c2 कितना है माइनस 8 और a1 कितना है a1 2 है। और कोई दिक्कत? a1 b1 कहाँ है भैया a1 b1 2 इंटू b1 1 है। अरे b2 यार सॉरी भाई, एको गलत हुआ ना तो टंग जाएंगे। 2 a2 बराबर 3 और b1 1 है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? चलिए आगे देखते हैं। तो x बराबर 8 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 5 गुना 10 बराबर y बराबर, ना दिख रहा होगा ना दिख रहा होगा, समझना है भाई, दिख तो रहा यार। तो 5 तिहाई माइनस 15 माइनस माइनस प्लस 8 गुना 16 बराबर 1 2 दूना 4 माइनस 3। चलो आगे ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो x बटा कितना आया माइनस 10 में से 8 गया 2 और y बटा 1 और यहाँ 1। ठीक है भाई, एक बार इसके साथ लिख लो, एक बार इसके साथ लिख लो। x बटा 2 बराबर 1, तो x बराबर 2 और y बटा 1, तो y बराबर 2 x बराबर 1, y बराबर 1 x बराबर 2। यही है यार आंसर हो गया, यही है आंसर हो गया। ऐसे ही करेंगे भाई साहब, ऐसे कर लेना, सारा आंसर आपको मिलता चला जाएगा। ठीक है, सारा आंसर आपको इस तरह मिलता चला जाएगा। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आ रहा है यार। आगे चलते हैं भाई, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, बस आगे चलते हैं फटाफट। अब बीजगुणनखंड विधि तुम लोग अब कर लेना यार, सारा तो सिंपल है। 3x माइनस 5y बराबर 3x माइनस 5y बराबर 20 और दूसरा समीकरण क्या दिया है 6x, सॉरी यार 10y बराबर 40, दूसरा दिया 40। कोई दिक्कत है क्या? हैं? देखो इसमें 3/6 बराबर माइनस 5/10। भैया काटेंगे यार, बराबर नहीं है। देखो 1/2 आ जा रहा है, 5 का नाम 5 5 गुना 10 बराबर, तो बराबर आ रहा है भैया। ये अद्वितीय हल तो नहीं हो सकता। चलो इसको छोड़ देंगे फिर। चलो अगला देख लेते हैं भाई। x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और 3x माइनस 3y बराबर माइनस 15 बराबर 0। तो इसको देखते हैं भाई साहब। 1/3 बराबर माइनस 3/3। तो यार ये भी तो नहीं बराबर। अब तो यार इसको हल करना पड़ेगा, दिक्कत खड़ी हो गई, हल करना पड़ेगा। चलो हल कर डालते हैं भाई। अगर देख लिया जाए तो a1 बराबर 1 मिलेगा, b1 बराबर -3 और c1 बराबर -7। जिसको ये सब निकालना नहीं आता आप पिछली वीडियो देखिए,
A2 बराबर 3 और B2 बराबर -3 और C2 बराबर -15। कोई दिक्कत यहाँ तक? ना ही दिक्कत भाई साहब। चलो पहले देखते हैं। तो अब रख लो बीजगुणनखंड विधि पर x बटे क्या है बीजगुणन विधि। अभी सूत्र लिखा था ना, BC होता है ना पहले में, BC वाला B1 C2। तो B1 कितना है भाई? तो B1 है -3 और C2 कितना है -15 माइनस B2 C1। तो B2 -3 C1 -7 बराबर y मतलब इसमें होगा CA C1 A2 हाँ। तो C1 कितना है -7, A2 कितना है 3 माइनस C2 A2 C2 A1 C2 -15 A1 कितना है 1 बराबर 1 A1 B1 A1 B2 1 और B2 -3 माइनस A2 B1 A2 B1 -3। 15 तिया 45 प्लस प्लस माइनस 7 तरीके 21 भाई। अरे बाबा ये तो लंबा जाता हो। 7 तरीके 21 माइनस 15 ठीक है, -3 माइनस प्लस 3 तरीका 9 ठीक है भाई। x बराबर घटा दो 6 हाँ y बराबर 5 1 6 3 2 36 बराबर 1/6 हो गया। कोई दिक्कत है का? नहीं दिक्कत। तुलना करा दो x बटे -66। अभी -66 आएगा कि ऐसे नहीं दिया है भाई? कैसे माइनस आ गया यहाँ पे? वही तो मैं कह रहा हूँ यार, ये वाले में दिक्कत हो रहा है भाई साहब। हैं 5 में से 1 गया 4 आएगा, 5 में से 1 गया 4 आएगा, 4 में से 2 गया 2 आएगा ठीक है। तो यहाँ से x बटा 24 बराबर 1/6 6 चौको 24 x बराबर 4 y बटे 36 बराबर 1/6 6 छंग 36 y बटे 6। तो देखो आगे x बराबर 4 y बराबर 6। कोई दिक्कत? आई होप कि आप सबको समझ में आएगा सवाल। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जितना भी हुआ है सब अच्छे से हुआ है भाई साहब। अगला देखने वाले थे ट्रिपलेट, आज बताने वाले थे ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं सम और विषम संख्याओं का ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट आज बन नहीं पाया यार, थोड़ा सा देर हो रहा है अब ठीक है, कोचिंग का टाइम हो रहा है। तो चलिए आगे मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। और हाँ विज्ञान के लिए हमने सोच रखा है, तो विज्ञान के लिए यार दोस्तों जहाँ आपको दिक्कत होती है, जहाँ प्रॉब्लम होती है, अब यार परिभाषा और भाषा तो लिखवा नहीं सकते यहाँ पे, यह है कि मुँह से बोल देंगे। समझ में आई बात? हाँ मेन होता है विज्ञान में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। रसायन में हो जाता है रासायनिक समीकरण हो गया, उसका हम चर्चा करेंगे। समझ में आई पक्का? और विज्ञान में और क्या क्या टॉपिक है, जैसे जीव विज्ञान में हो गया, तो जीव विज्ञान में मानव का हो गया ठीक है। और जैसे वनस्पति में हो गया तो उसमें पेड़ पौधों के बारे में, तो इसके लिए चर्चा करेंगे। समझ में आई बात? इसके लिए आपको बढ़िया से तरीका बताएंगे कि कैसे याद किया जाए। इतना ढेर सारा लिखा है किताबों में, तो वो सब ना पढ़ना पड़े, अच्छे समझ में आए, प्रैक्टिकली एकदम से समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। तो इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे। अभी तो गणित ऐसे चलने दो, तो अभी तो ऐसे ही गणित चलता रहेगा हमारा। सबसे मेन है कि एक बार पूरा गणित ख़त्म हो जाए हमारे वीडियो में, पूरा चैनल पे एक बार गणित पूरा ख़त्म हो जाए, तब उसके बाद हम लोग इससे हो जाएगा। तो फिर कोई बच्चा आसान से सलूशन किसी भी चैप्टर का, किसी भी सवाल का सलूशन ले सकता है। और फिर हमने पिछला जितना पढ़ा है, एक एक क्वेश्चन का सलूशन बताया है, आप जाकर पिछला वीडियो पूरा देख सकते हैं भाई ठीक है। आई होप कि दोस्तों आप सबको एक अच्छे से समझ में आया होगा। और क्या करेंगे, तो आप सब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो हमारे नए व्यूवर्स हैं तो यार कर दिया करिए भाई साहब।
और थोड़ा से पूरा वीडियो देखा करिए, समझा करिए सवाल कैसे हो रहा है। हो सकता है यार, मैं जानता हूँ बहुत से चैनल हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं। हो सकता है आपको किसके अंदर या किसके वीडियो में आपको कुछ अलग दिख जाए या आपको कुछ अलग मिल जाए जिस तरह आप ना चाहते हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे टीचर की भाषा या मतलब तरीका समझ जाते हैं, ठीक है। किसी का आपको समझ में आता है, किसी का नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं, सब बच्चे इस्तेमाल करते हैं अपना अपना। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।